हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सईदा। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एस्टेट 2019 का एग्जाम पेपर और कुछ क्वेश्चंस हम उसमें कवर कर चुके थे और रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 111 से। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में आपको दी है मोटिवेशनल थ्योरीज, तो आपको बताना है कौन सी मोटिवेशनल थ्योरी किसने दी। सबसे पहले है हायरार्की नीड थ्योरी। तो जो हायरार्की नीड थ्योरी है ये दी है अब्राहिम मैस्लो ने। ठीक है, अब्राहिम मैस्लो ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, उनकी नीड्स जो हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर आते हैं आपका सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये बताया था अब्राहिम मैस्लो ने। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, ये दिया था अपने डगलस मैकग्रेगर ने। ठीक है, डगलस मैकग्रेगर ने क्या कहा था, इसने एम्प्लॉयज़ के बारे में दो अलग व्यू दिए थे। एक थी थ्योरी एक्स और एक थी इसकी थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें किसी भी तरह का जो उन्हें क्या होता है कि कंट्रोल और सुपरविजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो काम करना पसंद नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। लेकिन जो थ्योरी वाई है ये जस्ट अपोजिट है थ्योरी एक्स की। थ्योरी वाई कहती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नेचुरली काम करना पसंद करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं अपनी और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये कहती है थ्योरी वाई। ठीक है, नेक्स्ट टू फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर थ्योरी दी थी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। ठीक है, टू फैक्टर फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो फ्रेडरिक जो हर्जबर्ग है, हर्जबर्ग ने अपनी जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के दो फैक्टर्स बताए थे कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। तो दो फैक्टर्स कौन से थे उसके? दो फैक्टर्स थे, एक तो हाइजीन फैक्टर और दूसरा था मोटिवेटर्स। तो इसका हाइजीन फैक्टर में आता है सैलरी, जैसे वर्किंग कंडीशन, कंपनीज की जो पॉलिसी हैं, ये आता है हाइजीन फैक्टर में। और मोटिवेटर्स में आता है जैसे उनको प्रमोशन चाहिए होता है, अचीवमेंट, उनके रिकॉग्नाइजेशन, ये आते हैं उनके मोटिवेटर्स में। नेक्स्ट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी है वो दी थी विक्टर व्रूम ने। विक्टर व्रूम। तो विक्टर व्रूम ने कहा था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तब मोटिवेट होते हैं जब उसे लगता है कि जो मेहनत है वो मेहनत करते हैं तो उसके बदले अच्छा रिवार्ड मिले। उनकी परफॉर्मेंस है, उनके बदले जब रिवार्ड मिलता है तब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है। तो ये बोला था विक्टर व्रूम ने। लास्ट है थ्योरी ऑफ नीड्स। तो थ्योरी ऑफ नीड्स दिया था डेविड मैकलैंड ने। ठीक है, तो मैकलैंड ने 3 इंपॉर्टेंट नीड्स बताई थी। एक तो नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर एंड नीड ऑफ अफिलिएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो इन दोनों में डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। देखो, जीएनपी इक्वल होता है जीडीपी प्लस इसमें कर देंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसमें जो हम इंक्लूड कर देते हैं जीडीपी में तो हमारी जीएनपी आ जाती है। जीडीपी का क्या मतलब होता है? जीडीपी का मतलब होता है कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। लेकिन जीएनपी क्या होता है? जीएनपी में इनकम चाहे इंडिया की हो या इंडिया से बाहर की हो, सारी इनकम को मिला के बोलते हैं जीएनपी। ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी में सिर्फ यही डिफरेंस है। जैसे ही हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम जो अब्रोड से आई हुई जो भी इनकम है, अगर वो प्लस कर देंगे तो वो जीएनपी बन जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन बाय कोर्सन द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ओ। अगर किसी से जो कंसेंट ली है एग्रीमेंट के लिए वो फोर्सफुली ली है, कोर्सन का मतलब फोर्सफुली, धमकी देकर किसी से कंसेंट लेना, तो उस एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल होता है। किसके ऑप्शन पे? कौन सी पार्टी कहेगी कि ये एग्रीमेंट है ये वॉइडेबल होना चाहिए? किस पार्टी के कहने पे जो वो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल होगा? ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो फर्स्ट है आइदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ पार्टी वॉज कंसेंट वॉज ऑब्टेन, अ पार्टी हु ऑब्टेन द कंसेंट, या फिर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
जिस पार्टी की कंसेंट आपने ली है ज़बरदस्ती, तो वो पार्टी अगर ऑब्जेक्शन करे कि जो ये वाली जो मैंने जो सहमति दी है वो धमकी से ली गई है मेरे से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए। तो उस पार्टी की कंसेंट पे ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। ड्यू पॉइंट एनालिसिस कौन से इसमें रेशियो से रिलेटेड नहीं है? देखो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है? ड्यू पॉइंट एनालिसिस एक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की टेक्निक होती है। ये बताता है कि कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उसको इवेलुएट करता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो इसके जो मेन रेशियोज हैं वो हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट्स टर्नओवर रेशियो। जो डिविडेंड यील्ड रेशियो है ना, ये इसका पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, डिविडेंड यील्ड रेशियो ड्यू पॉइंट एनालिसिस का पार्ट नहीं है। सो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय डैश एंड पब्लिश्ड इन ईयर डैश। तो जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किसने लिखी थी और कौन सी ईयर में ये पब्लिश हुई है, ये आपको बताना है। तो ये लिखी थी F.W. टेलर ने 1911। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, F.W. टेलर 1911। इसीलिए जो F.W. टेलर है इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और इसने जो बुक लिखी है वो लिखी है 1911 में। ठीक है, तो इस जो ये बुक लिखी थी इसने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें इसने बताया था कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ प्रॉमिस इज द। तो प्रॉमिस क्या है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या ये एक वैलिड ऑफर है? ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रॉमिस, या फिर प्रॉमिस एक एक्सेप्टेड ऑफर होता है, या फिर वैलिड एग्रीमेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, एन एक्सेप्टेड ऑफर। ये एक एक्सेप्टेड ऑफर होता है। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसमें इस तरह से होता है, सबसे पहले कोई किसी को प्रपोजल देता है, अगर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस के साथ साथ उसकी पेमेंट भी कर दी जाए, साथ में कुछ जो कंसिडरेशन है उसकी पेमेंट कर दी जाए, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलके बनते हैं एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट बन जाता है दो लोगों के बीच में। और एग्रीमेंट को अगर हम लीगली एनफोर्स करवा लें, अगर लीगली जो एनफोर्स करवा लें ना एग्रीमेंट को, तो क्या बन जाएगा वो? एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्स, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, दसनी हुंडी इज सिमिलर टू। दसनी हुंडी क्या होती है? दसनी हुंडी होती है जो पेएबल होती है ऑन डिमांड। जैसे ही उसको प्रेजेंट किया जाता है होल्डर के पास कि पेमेंट कर दो इसकी, उसकी पेमेंट मांगी जाती है, तो उसी टाइम उसकी पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, तो वो होती है दसनी हुंडी। तो ये किसकी सिमिलर होती है? क्या वाउचर के सिमिलर होती है, लेजर, डिमांड बिल या फिर इंश्योरेंस? तो इसका राइट आंसर है डिमांड बिल, क्योंकि जो डिमांड बिल है वो भी ऑन डिमांड पेएबल होता है। इसीलिए दसनी हुंडी और डिमांड बिल दोनों सिमिलर होते हैं। दोनों जैसे ही प्रेजेंट होंगे पेमेंट के लिए, उसी टाइम वो पे कर दिए जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एमवी मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेट, एनपी मीन्स नेट प्रोसीड्स, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, आर मीन्स एनुअल इंटरेस्ट, देन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स विल बी। तो आपको बताना है केडी का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला बिफोर टैक्स। क्या फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है आर मीन्स इंटरेस्ट, और जब हम इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे, अगर जो वैल्यू होती है डेट की, अगर उसको हमने प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे इशू किया है तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू, और जितने पे इशू किया था उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको, जो नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी है, जितने साल के लिए हमने इशू किया है उससे डिवाइड कर देंगे, और फिर होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है केडी का। और अगर ये आफ्टर इंटरेस्ट होता तो फिर क्या डिफरेंस होता? फिर डिफरेंस होता है जो इंटरेस्ट है आर, इसमें से 1 माइनस टी कर देते, और यहाँ पे भी 1 माइनस टी कर देते। ठीक है, दो जगह 1 माइनस टी। देखो, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, इंटरेस्ट में से भी टैक्स लेस करते, फिर प्लस करते जो एम वी माइनस नेट, जो नेट प्रोसीड्स है, और डिवाइड बाय एन, तो ये भी आफ्टर टैक्स आ जाता और नीचे सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू।
जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है वो किससे रिलेटेड है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर कंपनीज एक्ट, या फिर फैक्ट्रीज एक्ट? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 कंपनीज एक्ट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायरस मीन्स पावर से बाहर काम करना। जब कंपनी अपना कोई ऐसा काम करती है जो उसके MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर हो, उसकी पावर से बाहर हो, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके MOA में मेंशन हो। इससे बाहर काम करेगी तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज। तो अगर कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो ज़्यादा है और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की वैल्यू है वो कम है, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको बोलते हैं वाटेड कैपिटल। ठीक है, वाटेड कैपिटल। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। वाटेड कैपिटल क्या होता है? वाटेड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी की टोटल कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादा है और उसकी एसेट्स है उसकी वैल्यू है कम, तो एक्सेस अमाउंट कहलाएगा आपका वाटेड कैपिटल। यानी कंपनी की बुक्स में जो कैपिटल है वो ज़्यादा दिख रही है लेकिन एक्चुअल में उसकी रियल जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू उतनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, which branch of marketing is said to find the way to alter the pattern of demand through flexible pricing, promotions and other incentives? वो कौन सी मार्केटिंग है जिसमें हम डिमांड का पैटर्न चेंज कर सकते हैं थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइस रख के, प्रमोशन से और अदर इंसेंटिव्स की हेल्प से? कौन सी मार्केटिंग होती है वो? ग्रीन मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, होलो मार्केटिंग, या फिर नैरो मार्केटिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी जो डिमांड है वो इररेगुलर है या फिर वो सीजनली है, किसी एक सीजन में चलती है, या तो गर्मियों में चलती है या फिर सर्दियों में चलती है, तो वो बोलते हैं उसको सिंक्रो मार्केटिंग। ठीक है, तो इस जो सिंक्रो मार्केटिंग है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ये है डिमांड को बैलेंस करना थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइस रख के, प्राइस को कम ज़्यादा करके, या फिर सेल्स प्रमोशंस बढ़ा के, या फिर डिस्काउंट्स दे के। उससे हम क्या करते हैं कि जो ऑफ सीजन होता है ना उसमें भी हम जो उसकी सेल है उसको बढ़ा देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक का नहीं है? फर्स्ट है इशूइंग करेंसी। सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करेंसी नोट इशू करना होता है। बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक है उसको बैंकर्स बैंक भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपना अकाउंट RBI के पास रखती हैं और RBI से लोन भी लेती है ज़रूरत पड़ने पे, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। क्रेडिट कंट्रोल मतलब RBI है ना वो इकोनॉमी में लोन की जो क्वांटिटी है उसको भी कंट्रोल करती है। जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो RBI क्या करेगा, रेपो रेट और CRR दोनों को बढ़ा देगा, इससे लोन्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो RBI क्रेडिट को भी कंट्रोल करती है। क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि डिपॉजिट्स के बेसिस पे नए लोन देना, तो ये काम है ना कॉमर्शियल बैंक्स का होता है, RBI का नहीं होता, इसलिए सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन नहीं है क्रेडिट क्रिएशन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। जो रेयर इवेंट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी टेस्ट, या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका यूज होता है उन इवेंट्स के लिए जो बहुत ही कम होते हैं, जो रेयर इवेंट्स होते हैं। जैसे एक दिन में कितने रोड एक्सीडेंट हुए हैं, प्रिंटिंग में कितनी एरर्स हैं, मशीन कितनी बार ब्रेक डाउन हुई है, मतलब ये होते हैं रेयर इवेंट्स, कभी कभी होने वाले, तो इनको डिस्क्राइब करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए यूज होता है? कंटिन्यूस डेटा के लिए। और जो टी टेस्ट होता है स्टूडेंट टी टेस्ट, ये होता है स्मॉल सैम्पल्स के लिए। और बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है सक्सेस और जो फेलियर है उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज थर्बलिंग? थर्बलिंग क्या होता है? तो जो गिलबर्ट है, तो गिलबर्ट ने वर्कर्स के काम को स्टडी करने के लिए 17 बेसिक हैंड और बॉडी मोशंस दिए थे। तो इन बॉडी मोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टडी की थी उसको बोलते हैं थर्बलिंग।
ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, द गिलबर्ट क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर लेबलिंग 17 बेसिक हैंड एंड मोशंस। नेक्स्ट, इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजीज विच स्ट्रेटजी इज सुटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। देखो, ये जो 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी है ये दिया था फ्लिप कोटलर ने। तो फ्लिप कोटलर ने बताया था कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है, प्राइस और प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे मार्केट में पोजीशन कर सकती है। ठीक है, अब इसने क्या बताया था कि प्राइस के 3 लेवल होते हैं और 3 लेवल ही होते हैं क्वालिटी के, जैसे हाई प्राइस, मीडियम प्राइस, लो प्राइस, ऐसे ही क्वालिटी के, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी। तो 3 कॉम्बिनेशन से बन गए 9। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है हाई प्राइस और लो क्वालिटी मिलके कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो देखो, जो हाई प्राइस है अगर किसी प्रोडक्ट की और हाई क्वालिटी है, दोनों हाई है, तो हो जाएगा प्रीमियम प्रोडक्ट। और अगर क्वालिटी जो प्राइस है वो है लो लेकिन क्वालिटी है वो हाई है, तो उससे बन जाएगा सुपर वैल्यू स्ट्रेटजी। और अगर प्राइस है हाई और अगर क्वालिटी है लो, तो वो बन जाएगा रिप ऑफ स्ट्रेटजी, रिप ऑफ स्ट्रेटजी। तो क्वेश्चन में दिया है हाई प्राइस प्लस लो क्वालिटी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन दिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रिप ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हाई प्राइस है, हाई क्वालिटी है, तो प्रीमियम स्ट्रेटजी बनेगी। अगर लो प्राइस है और हाई क्वालिटी है तो वो बन जाएगा सुपर वैल्यू स्ट्रेटजी। और अगर हाई प्राइस है और क्वालिटी लो है तो वो बनेगा रिप ऑफ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, यूजिंग टेक्निकल जार्गन इन कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज्ड एज। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड जो रिसीवर को समझ नहीं आए। टेक्निकल वर्ड जैसे डॉक्टर अपना कोई मेडिकल टर्म का वर्ड यूज़ करें, या फिर अकाउंटेंट अपनी जो टेक्निकल अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो यूज़ करें, तो वो रिसीवर को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जैसे डॉक्टर बात कर रहा है पेशेंट से और वो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेगा, तो पेशेंट को उसकी भाषा समझ ही नहीं आएगी। तो वही बात कर रहा है कि अगर कम्युनिकेशन में कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज़ किया जाए तो जो रिसीवर को समझ ही नहीं आ रहा है, तो कौन सा बैरियर है, तो वो होता है सेमेंटिक बैरियर। राइट आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि प्रॉपर उसका कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है ना, रिसीवर को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एज गिवन बिलो। तो टेबल एक्स दे रखी है, टेबल वाई दे रखी है, आपको बताना है इनमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, इनमें 0 है, 1 है या -1 है। ध्यान देना, टेबल में दोनों टेबल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये 10 10 10 बढ़ रहा है और ये घटता जा रहा है, ये टेबल में 10 10 10 माइनस होता जा रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y उतना ही प्रोपोर्शन में घटता जा रहा है, तो इनमें जस्ट परफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन 4 -1। तो इनमें जो कोरिलेशन है वो बिल्कुल -1 है, परफेक्ट अपोजिट। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव। 0 कब होता है, 0 तब होता है जब दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं हो, ये यहाँ पे 10 10 10 बढ़ रहा है, ये यहाँ पे 30 बढ़ रहा है, कहीं 50 बढ़ रहा है, कहीं 10 बढ़ रहा है, तो वो होता 0। और परफेक्ट पॉजिटिव कब होता है, परफेक्ट पॉजिटिव तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम गैप से बढ़ रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। या तो बढ़ रहे या घट रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम गैप से, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद प्रोविजंस फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। कौन सा एक्ट डील करता है एम्प्लॉयज और वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड? कौन सा एक्ट है जो एम्प्लॉयज की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड है? मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट या फिर ट्रेड यूनियंस एक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट है, इसमें एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर और उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट, नवीन, सुरेश एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. सुरेश retired from the firm and his share was acquired by Naveen and Tarun in the ratio 2:1. What will be the new profit sharing ratio of Naveen and Tarun?
नवीन, सुरेश और तरुण 3 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। सुरेश है वो फर्म से रिटायर होता है और सुरेश का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो नवीन और तरुण एक्वायर करते हैं इन द रेशो 2:1 में। तो आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा नवीन का और तरुण का। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो जो नवीन का और तरुण का होगा, जो सुरेश का शेयर एक्वायर करते हैं ना नवीन और तरुण, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर गेनिंग रेशो आ जाएगा तो गेनिंग रेशो को हम ओल्ड रेशो में ऐड कर देंगे तो उससे आपका न्यू रेशो निकल के आएगा। ठीक है, चलो गेनिंग रेशो पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नवीन और तरुण, नवीन कितना एक्वायर करता है, नवीन करता है 2/3। तो सुरेश का जो शेयर था वो था 3/10 और नवीन एक्वायर करता है 2/3। अब सुरेश का रेशो था 3/10 और जो तरुण है वो एक्वायर करता है 1/3 का रेशो। तो इसको कैलकुलेट कर लो, गेनिंग रेशो निकल के आ जाएगा। ये हो गया आपका 3/30, गेनिंग रेशो आ गया। अब गेनिंग रेशो को ऐड कर देंगे हम ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना है, नवीन का ओल्ड रेशो कितना है, तो नवीन का ओल्ड रेशो है 5/10, उसमें प्लस कर देंगे 6/30 और तरुण का है 2/10 और इसमें प्लस कर देंगे 3/30। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा 30 और 6, तो ये आ गया 21/30 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 30 और ये हो गया 9/30। ठीक है, तो 21:9, इसको शॉर्ट कर देते हैं तो 7:3 का रेशियो। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, समझ आ गया। सुरेश का जो शेयर है वो नवीन और तरुण एक्वायर करेंगे इन द रेशो 2:1। तो हम गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर लिखेंगे सुरेश का और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2:1 और 1:, ये ठीक है, मल्टीप्लाई किया, आपके पास गेनिंग रेशो आ गया। गेनिंग रेशो को ऐड कर दिया ओल्ड रेशो में तो प्लस करते ही आपके पास न्यू रेशो निकल के आ गया। आपने शॉर्ट किया तो आ गया 7:3। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय। तो जो टर्म दी थी मार्केटिंग मायोपिया तो किसने दी थी, तो ये दी थी थियोडोर लेविट ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थियोडोर लेविट। देखो मार्केटिंग मायोपिया का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस करती है और जो कस्टमर्स की एक्चुअल नीड है उसको कर देती है इग्नोर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ। तो लॉ ऑफ डिमांड किस केस में लागू नहीं होता, एक्सेप्शन बताना है आपको। इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स या फिर सुपीरियर गुड्स। तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है इनमें से गिवन गुड्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, गिवन गुड्स। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब प्राइस है किसी प्रोडक्ट की, प्राइस बढ़ेगी तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। मतलब जो प्राइस और डिमांड जस्ट उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो गिवन गुड्स है, तो गिवन गुड्स के केस में जो डिमांड है वो प्राइस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, सेम ही डायरेक्शन में, जैसे प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी। तो ये होता है गिवन गुड्स के केस में। ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जो सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स से जितनी ज़्यादा सेल्स हमारी एक्चुअल सेल्स होगी वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। ठीक है, जैसे ब्रेक इवन सेल्स आपके 10,000 है और एक्चुअल सेल है आपकी 50,000, तो इनका जो दोनों का डिफरेंस है 40,000, ये आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो 1 साल से कम के होते हैं, जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ना उनको बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसे ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है या फिर कॉल मनी है, ये आपके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो प्रीफरेंस शेयर्स है, प्रीफरेंस शेयर्स होता है रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा।
नेक्स्ट, विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। कौन सा एवरेज को हम ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं करते? मीडियन, मीन, मोड या फिर क्वार्टाइल। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 मीडियन। मीडियन को हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन मीडियन, मोड और फिर क्वार्टाइल्स इनको हम डायरेक्टली जो ग्राफिकल मेथड है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जो मीडियन है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम जो ओगिव है, ओगिव की हेल्प से मीडियन को हम कैलकुलेट करते हैं। और मोड को हम निकालते हैं हिस्टोग्राम से, हिस्टोग्राम। और क्वार्टाइल्स होता है, इसको भी हम ओगिव की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 मीडियन। मीन को हम नहीं निकालते ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट, अ फर्म इज मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट अ 5% ऑफ डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स एट अ 2.5%. If the end of a year debtors amount to ₹20,000, the provision for discount will be. एक फर्म है जिसके डेटर्स हैं 20,000 के, और वो फर्म अपने डेटर्स के 5% बनाती है बैड डेट्स का प्रोविज़न और 2.5% बनाती है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। जो डिस्काउंट अलाउ करती है उसके लिए प्रोविज़न बनाती है 2.5%। तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेटर्स में से सबसे पहले हम लेस करेंगे जो बैड डेट्स का प्रोविज़न है, वो जितना भी जो भी अमाउंट है बैड डेट्स का वो पहले लेस करेंगे। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचेगा डेटर्स का, उस पर आप लगाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 5% का, तो 5% ऑन डेटर्स, तो ये हो गया 1,000 रुपीज़। तो नेट डेटर्स बचे आपके पास 19,000। ठीक है, अब 19,000 जो डेटर्स बचे हैं इस पर आप अप्लाई करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट एट अ 2.5%। तो ये अमाउंट हो जाएगा 475। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 475। ये याद रखना, जब भी आपको डेटर्स दिए हैं और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी दिया है तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स पहले लेस करेंगे, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हम बनाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट के करेक्ट स्टेजेस क्या हैं, करेक्ट सीक्वेंस क्या है उसके स्टेजेस की? तो जो टीम डेवलपमेंट मॉडल है ये दिया था बुश टकमैन ने, TUCKMAN। तो बुश टकमैन ने ये मॉडल दिया था। तो बुश टकमैन के अकॉर्डिंग टीम डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो 5 होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो आती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब टीम बनती है पहले, उसके बाद में मेंबर्स एक दूसरे को समझते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग। नेक्स्ट आएगा स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस आना और कॉन्फ्लिक्ट होना, तो ये होता है स्टॉर्मिंग। उसके बाद आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मीन्स टीम के रूल्स बनेंगे और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट होगा। परफॉर्मिंग का मतलब होता है टीम अफेक्टिवली काम करती है, उसको बोलेंगे परफॉर्मिंग। लास्ट है एडजर्निंग। तो एडजर्निंग क्या होता है? प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और उसके बाद जो टीम है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एडजॉर्निंग। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3। नेक्स्ट, डैश इज द रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो। वो कौन सी रेट ऑफ रिटर्न होती है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 IRR। तो IR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है, इस पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। नेक्स्ट, हाउथॉर्न स्टडीज रिलेटेड टू। तो जो हाउथॉर्न स्टडीज़ है वो किससे रिलेटेड है? देखो, हाउथॉर्न स्टडीज़ क्या होता है? ये होता है एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जो वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो और ह्यूमन बिहेवियर इन दोनों को समझने के लिए किया गया था। ये था हाउथॉर्न स्टडीज़। तो ये किया था एल्टन मायो ने, और ये कहाँ पे हुआ था? वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में। ठीक है, एल्टन मायो की लीडरशिप में वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हाउथॉर्न प्लांट में हुआ था ये। ऑलराइट, तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, ये है हाउथॉर्न स्टडीज़। नेक्स्ट, in which sampling method every member और item of population has equal chance of selection। कौन सी सैम्पलिंग मेथड में पॉपुलेशन के हर मेंबर को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है? ऑप्शंस हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को सैंपल में आने का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 200, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल आर ऑल्सो नोन एज। तो बिहेवियरल एंकर्ड जो रेटिंग स्केल है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, बिहेवियरल परफॉर्मेंस स्केल, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन किसके दो एलिमेंट हैं? किसके एलिमेंट्स हैं ये जॉब ट्रेनिंग के हैं, जॉब ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, जॉब एनालिसिस या जॉब रोटेशन? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों एलिमेंट जॉब एनालिसिस के हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जॉब में क्या काम करना है ये लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जॉब करने वाले व्यक्ति में क्या क्वालिटीज, स्किल्स और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये लिखा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन द ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी OPC। जो 1 पर्सन कंपनी है इसका कॉन्सेप्ट किस एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन 2, JJ ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। इसने किया था 2005 में रिकमेंड किया था कि 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज असिस्टेंस प्रोग्राम EAPR। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम क्या होता है? तो एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प करने के लिए चलाती है। जैसे इसका मेन पर्पज़ होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस तरह के जो इश्यूज़ है उनको सोल्व करना, ये होता है एम्प्लॉयज असिस्टेंट प्रोग्राम। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज़ टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। Next, which activity is not included in the primary activity of generic value chain? तो जेनरिक वैल्यू चेन क्या होता है? जेनरिक वैल्यू चेन होता है, ये बताता है कि किसी जैसे कोई प्रोडक्ट या उसकी सर्विस की जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से बढ़ेगी, या फिर जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो किससे ज़्यादा मिलेगा। तो ये बताता है जेनरिक वैल्यू चेन। तो जो जेनरिक वैल्यू चेन है उसकी एक्टिविटीज़ में इनबाउंड लॉजिस्टिक आता है, सर्विसेज भी आता है, ऑपरेशंस भी आता है और आउटबाउंड लॉजिस्टिक भी आएगा और साथ में आएगा मार्केटिंग एंड सेल्स, लेकिन प्राइस कहीं भी नहीं आता। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्राइस। नेक्स्ट, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व इंडिकेटर। तो ये देखो, ये होता है सप्लाई कर्व, ठीक है। जब क्वांटिटी ये है तो प्राइस ये है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है। तो ये कह रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट, पहले ये था यहाँ पे थी, अब सप्लाई यहाँ पे हो गई, तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ना। तो अपवर्ड मूवमेंट है, इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसको कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई बढ़ रही है। जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी हम सप्लाई भी बढ़ा देंगे, ज़्यादा उसकी सेल करना चाहेंगे ना, जैसे प्राइस बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। According to the Companies Act 2013, which clause is not the part of Memorandum of Association? MOA का कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा क्लोज नहीं है? फर्स्ट है नेम क्लोज, नेम क्लोज बिल्कुल होता है MOA का। नोवेशन क्लोज, नोवेशन क्लोज नहीं होता। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। लायबिलिटी क्लोज भी होता है, कैपिटल क्लोज भी होता है, तो ऑप्शन 2 है नोवेशन क्लोज। नोवेशन क्लोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं आता। नेक्स्ट, इफ अ डिविडेंड ऑफ 40% इज डिक्लेयर्ड on the share of face value of ₹10 having market price ₹50, then the actual return on investors will be। क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दे रखा है 40%, तो 40% किसका है? फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू है 10, तो डिविडेंड आपका हो गया ₹4।
मार्केट प्राइस दे रखी है 50 रुपये, तो आपको बताना है कि एक्चुअल रिटर्न का परसेंट कितना हुआ। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो डिविडेंड पर शेयर दिया है 4 रुपये और मार्केट प्राइस पर शेयर है 50 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 8%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गॉट इट्स स्टेचुरी स्टेटस ऑन। जो सेबी है, तो सेबी को स्टेचुरी स्टेटस कब मिला, तो वो मिला था 30 जनवरी 1992। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। सेबी एक्ट को 92 के थ्रू जो स्टेचुरी पावर है वो मिली थी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल एक्स ऑफ GE 9 सेल मैट्रिक्स आर। तो GE 9 सेल मैट्रिक्स की जो हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल एक्स है वो किस बेसिस पे बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और नेक्स्ट क्लास में आप क्या करना चाहते हैं, PYQs करना चाहते हैं या फिर MCQs करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वही सोल्व करना चाह रहे हैं या फिर MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बता देना। चलो, थैंक यू सो मच।